नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना पे बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट की टाइमलाइन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में एयर स्पेस कितनी वैल्यूएबल वेपन बन सकता है जब दो देशों के बीच में आपसी रिश्ते तनावपूर्ण होते हैं। मामला है अमेरिका से भारत आ रहे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी को टर्की द्वारा अपने एयर स्पेस में ब्लॉक किए जाने का। ये खबर पिछले कुछ दिनों से लगातार हेडलाइन बनी हुई है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मामला सिर्फ लॉजिस्टिकल इशू का नहीं है। मामला केवल एयर स्पेस का नहीं है, बल्कि भारत और टर्की के बीच में जो लगातार डिप्लोमेटिक विवाद बढ़ता जा रहा है उसका है। और इसको आसान भाषा में समझने के लिए आप कल्पना करिए कि भारत ने अपनी सेना के लिए दुनिया का सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे गार्जियन खरीदा है। अब ये एक क्रिटिकल डिफेंस एसेट है। इसे यूएस से एक हैवी लिफ्ट कार्गो एयरक्राफ्ट के जरिए भारत लाया जा रहा है। विमान अपने जो निर्धारित रूट है, एयर रूट है, उससे उसका आना है, लेकिन जैसे ही यह तुर्की की हवाई सीमा में प्रवेश करता है तो टर्की से उस परमिशन को ग्रांट नहीं किया जाता, डिनाई कर दिया जाता है। यानी टर्की अपने एयर स्पेस में भारत का जो डिफेंस मटेरियल आ रहा था उसको घुसने ही नहीं देता। और ये डिनायल ऐसा नहीं है कि कोई मौसम खराबी या तकनीकी खराबी के कारण हुआ है। दरअसल ये टर्की का एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल डिसीजन था, जिसका सीधा असर भारत के डिफेंस लॉजिस्टिक पे पड़ा है। या आप यूं कह सकते हो कि एक तरीके से ये टर्की का वीटो था, जिसका इस्तेमाल करके टर्की ने भारत के खिलाफ अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशन को जाहिर किया है। और ये सब क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा टाइम मशीन में पीछे चलते हैं। देखिए, भारत ने अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दो अलग अलग डील के तहत खरीदे हैं। 2015 में एक डील हुई जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे गए। इसकी डिलीवरी भी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके बाद 2020 में एक डील हुई जिसमें भारतीय सेना के लिए 6 अलग से अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर का फॉलो ऑन ऑर्डर दिया गया, जिसकी कीमत थी लगभग $600 मिलियन। अब ये फाइनल बैच भारतीय सेना की एविएशन विंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी डिलीवरी को तुर्की ने रोका है। वह इसी 2020 आर्मी डील का लास्ट फेज था। तो इन हेलीकॉप्टर्स को बोइंग कंपनी द्वारा डिसमेंटल करके, यानी पुर्जों में अलग अलग करके, एक हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट में लोड किया गया था। अब क्योंकि कार्गो बहुत बड़ा और भारी होता है, इसे ले जाने के लिए अक्सर यूक्रेनियन बेस्ड एंटॉय एयरलाइंस के जो बड़े विमान हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये है कि ठीक है, इन सब के बीच में टर्की कहाँ से आ गया? तो टर्की आ गया रास्ते में। रास्ते में कैसे आया? क्योंकि यूएस से भारत आने के लिए सीधा रास्ता भले ही पैसिफिक ओशियन के ऊपर से जाता हो, लेकिन बात जब बड़े डिफेंस कार्गो का होता है तो उसके लाने के लिए जो बड़े विमान होते हैं उनका रास्ता अक्सर यूरोशियन रूट से होता है। और ये रूट अटलांटिक ओशन को पार करके यूरोप, फिर टर्की और फिर मध्य पूर्व होते हुए भारत तक आता है। ये रास्ता इसलिए यूज किया जाता है ताकि जहाज के रिफ्यूलिंग में आसानी हो, उसके लिए वहाँ पे वो रुकता है। और फिर लॉजिस्टिक के हिसाब से भी ये आसान होता है, खासकर इतने हैवी पेलोड के लिए। यानी कुल मिला जुला के टर्की इस एयर रूट पर एक क्रूशियल गेटवे है, जिससे होके ही यूएस से जो पेलोड है वो भारत आता। तो उसका एयर स्पेस डिनायल करना, बंद करना, सीधे तौर पे हमारी लॉजिस्टिक चेन को तोड़ता है। और टर्की का ये एक्शन कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। ये वहाँ के राष्ट्रपति एर्दोगान की एक जो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है उसका हिस्सा है। और ये पॉलिसी लंबे समय से भारत के अगेंस्ट काम करती है, भारत के लिए तनावपूर्ण रही है। वहीं दूसरी ओर टर्की और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सहयोग पिछले कई वर्षों में तेजी से बढ़ रहा है। टर्की कश्मीर मुद्दे पर यूएन जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है वहाँ पे पाकिस्तान के लिए लगातार मुखर होकर समर्थन देता है, जिसे भारत अपना इंटरनल मैटर मानता है। तो कहीं ना कहीं केवल एक नहीं, कई एंगल पे टर्की भारत के अगेंस्ट, भारत का जो डिप्लोमेटिक हित है उसके अगेंस्ट काम करता है। और मामला केवल इतना ही नहीं है, पाकिस्तान और टर्की दोनों देशों के बीच में नेवल और एयरफोर्स की भी बड़ी डील हुई है। और यहाँ तक कि टर्की पाकिस्तान के लिए युद्धपोत भी बना रहा है और पाकिस्तान का जो F-16 फाइटर जेट्स है उसको अपग्रेड करने में भी मदद कर रहा है। और जब हम टर्की और पाकिस्तान के इस नेक्सस की बात करते हैं तो बिना एक और देश का नाम लिए ये नेक्सस कंप्लीट नहीं होता, और वो देश है अजरबैजान। अजरबैजान भी काफ़ी प्रो पाकिस्तान स्टैंड रखता है। टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान एक अनौपचारिक अलायंस बना चुके हैं, और टर्की ने कहीं ना कहीं अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके अजरबैजान को भी भारत के खिलाफ एक हॉस्टाइल स्टैंड लेने के लिए प्रेरित किया है, दबाव बनाया है, और ये दबाव काफ़ी हद तक कारगर भी साबित हुआ है। तो अब सवाल ये है कि क्या भारत इन सब पे चुप है? तो इसका जवाब है नहीं। भारत भी टर्की के इस रवैये का अपने हिसाब से जवाब दे रहा है। टर्की के नेशनल डे के अवसर पे भारत की ओर से किसी भी उच्च स्तरीय ऑफिशियल का शामिल ना होना एक स्पष्ट डिप्लोमेटिक संदेश था कि टर्की का पाकिस्तान की ओर झुकना भारत अनदेखा नहीं कर रहा है।
हालांकि यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर कर लेना चाहिए कि टर्की ने जो ये ब्लॉकेट किया है एयर स्पेस का, इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है और ना ही कोई प्रॉपर रीजन दिया है। ऑथेंटिक सोर्सेज की माने तो टर्की ने टेक्निकल रीजन का हवाला दिया है और जाहिर सी बात है ये खुल के तो नहीं कहेंगे कि हम आपको अपना एयर स्पेस नहीं यूज़ करने देंगे, क्योंकि मामला टर्की और भारत के बीच इतना भी हॉस्टाइल नहीं हुआ है। तो टेक्निकल रीजन दे के ही इनडायरेक्टली मैसेज भेजा जाता है। अब अगर हम बात करें कि भारत और टर्की के जो संबंध बिगड़ रहे हैं, इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या है, तो देखिए इसमें सबसे लॉन्ग टर्म जो रिस्क है वो है इकोनॉमिक रिलेशन का। भारत और टर्की के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफ़ी बड़ा है और फाइनेंशियल ईयर 2023 में तो ये लगभग 11 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस व्यापार में भारत का पलड़ा भारी है, यानी भारत टर्की को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और खरीदता कम है। भारत का ट्रेड सरप्लस लगभग 8 बिलियन डॉलर है। भारत मुख्य रूप से टर्की को जो पेट्रोलियम उत्पाद है, यानी कि मिनरल फ्यूल्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और कपास जैसे उत्पाद बेचता है। तो कुल मिला जुला के टर्की हमें एक अच्छी मार्केट देता है जहाँ पे हम अपने सामानों को बेच पाते हैं। और ऐसा जिनके साथ भी हमारे दुनिया में व्यापार होते हैं, जिन देशों के साथ, कम ही देशों के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस होता है, ज़्यादा के साथ हमारा डेफिसिट होता है। ज़्यादा देशों से हम खरीदते ज़्यादा हैं, बेचते कम है। टर्की उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ हम बेचते ज़्यादा हैं। तो इस मार्केट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है अगर संबंध अच्छे हो पाते हैं। पर ऐसा लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से टर्की का स्टैंस है, पाकिस्तान की ओर इतना ज़्यादा झुकाव है कि बहुत जल्दी भारत के साथ संबंध अच्छे होने वाले हैं। और ऐसा भी नहीं है कि टर्की की आर्थिक स्थिति बहुत सही है। इनकी जो मुद्रा है, यानी इनकी करेंसी लीरा, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रुपए के मुकाबले सिग्निफिकेंटली डेप्रिसिएट हुई है। टर्की इस समय एक गंभीर इन्फ्लेशन क्राइसिस से जूझ रहा है, पर इतनी इनस्टेबिलिटी के बावजूद टर्की अपने जियोपॉलिटिकल एजेंडा को प्राथमिकता दे रहा है। अब भारत की स्ट्रेटजी यहाँ पे ये होनी चाहिए कि टर्की को ये महसूस हो कि एंटी इंडिया स्टैंड लेने पे आपको इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट भी चुकानी पड़ती है। और अगर टर्की को अपना जो ये मैसिव ट्रेड डेफिसिट है इसको कम करने के लिए भारत की ज़रूरत है, तो उसे अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी संतुलन बनाना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए टर्की का अपने एयर स्पेस को ब्लॉक करना पूरी दुनिया के आर्म्स ट्रेड के लॉजिस्टिक पे सवाल उठाती है कि अगर कोई देश अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण ट्रांजिट एयर स्पेस को बंद करता है, तो यह भविष्य में यूएस, फ्रांस या रसिया से होने वाले किसी भी बड़े डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए एक उदाहरण सेट करता है। और भारत को भी तुरंत अपनी जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है और जो हमारा रूट है, एयर रूट है, उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि टर्की एक नेटो मेंबर है और नेटो मेंबर होते हुए जब टर्की यूएस से आ रहे ट्रांजिट को रोक सकता है, उसको ब्लॉक कर सकता है, तो पूरे पश्चिमी देशों में, पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन की सिक्योरिटी को मजबूत करने की ज़रूरत है। खैर, अब सवाल ये है कि इस ब्लॉकेट के बाद भारत तक वो अपाचे हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे कैसे? तो देखिए, अब जो एंटोनो एयरलाइन है उसको या तो सदर्न रूट यानी कि अरेबियन प्रायद्वीप से होते हुए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास से आना होगा, या तो फिर नॉर्दर्न रूट यानी कि सेंट्रल एशिया के ऊपर से, जो रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण वैसे भी कॉम्प्लेक्स है, उसका इस्तेमाल करना होगा। इससे होगा क्या? इससे फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगी, फ्लाइट का टाइम बढ़ेगा और डिलीवरी थोड़ा डिले होगी। और यही तो टर्की का इरादा था कि भारत थोड़ा परेशान हो, उसका थोड़ा कॉस्ट बढ़े। तो अब हम बात करते हैं कि टर्की को भारत कैसे जवाब दे सकता है, भारत की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि भारत को अब माइक्रो लेवल पे डिप्लोमेटिक काउंटर के मूव से आगे बढ़ के मार्को लेवल पे, यानी बड़े लेवल पे इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। भारत को सबसे पहले यूएई, सऊदी अरबिया और इजिप्ट जैसे देशों के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करने होंगे ताकि संकट के समय में एक अल्टरनेटिव एयर कॉरिडोर सुनिश्चित किया जा सके। ये हमारी डिफेंस और सिविल एविएशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत को टर्की के साथ अपने व्यापार में जो लेवरेज है उसका इस्तेमाल करना होगा। टर्की के उन एक्सपोर्ट्स पर टारगेटेड टैरिफ लगाने होंगे जो भारत में आते हैं, जिससे टर्की की कंपनियों को सीधा नुकसान हो। टर्की में भारतीय इन्वेस्टमेंट को धीमा करने या रोकने पर भी विचार करना होगा। और इतनी चीज़ों के साथ साथ भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे टर्की का जो ये डबल स्टैंडर्ड है उसको सामने रखना होगा, क्योंकि एक तरफ टर्की कहता है कि वो एंटी टेररिज्म को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी ओर वो भारत जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ डिफेंस डिलीवरीज को ब्लॉक करता है। वहीं पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त देशों के साथ भारत के अगेंस्ट और भारत के इंटरनल मैटर पे भी हस्तक्षेप करता है। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से एक हॉस्टाइल एक्ट है। और ये केवल अपाचे हेलीकॉप्टर की बात नहीं है या भारत की सोवरेंटी, भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर एक अप्रत्यक्ष हमला है। भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी देश के पास इतनी पावर ना हो कि वो हमारे क्रिटिकल डिफेंस एसेट को या किसी भी चीज़ को, कोई भी हमारी एयरलाइन हो, उसको ब्लॉक कर सके और हमारे पास दूसरा रास्ता तुरंत तैयार ना हो। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि टर्की का ये एक्शन दिखा रहा है कि वो भारत के खिलाफ जो भी उसके जियोपॉलिटिकल कार्ड हैं उसको खेलने में एक सेकंड भी समय नहीं ले रहा है और अब गेंद न्यू दिल्ली के पाले में है। भारत को इसका एक ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस ड्रिवन रिस्पॉन्स देना होगा जो भविष्य में किसी भी देश को भारत के खिलाफ ऐसा हॉस्टाइल एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचने को मजबूर करे।
अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी का समय खत्म हो चुका है। ये समय है असर्टिव डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक माइट को यूज करने का, ताकि टर्की को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। और ये जवाब क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।